आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास की, और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने किस तरीके से भारतीय जो संविधान है उसका संवैधानिक विकास होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत सरकार अधिनियम 1935 तक हम पढ़ा चुके हैं क्रमबद्ध तरीके से। आप चाहें तो वो उन वीडियोस का लिंक जो है मैं आधुनिक भारत की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग अगर आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे अधिक अगर वेटेज देखा जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास का होता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है कि आधुनिक भारत के इतिहास को कैसे तैयार करें, कैसे कवर करें कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर ले। तो मैंने बताया था कि अगर आप गवर्नर जनरल और वायसराय को पढ़ देते हैं तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 40 से 50% आपका आधुनिक भारत का इतिहास तैयार हो जाता है। उसके बाद जो गांधी जी आते हैं, गांधी जी के जिस समय की जो घटनाएं थी वो पढ़ लीजिए, वो तो गांधी जी के पूर्व के जो समय था। तो इस तरीके से अगर आपने 3 पार्ट में इसको बांट लिया तो मुझे लगता है आधुनिक भारत के इतिहास को आप आसानी से कवर कर पाएंगे, आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसी के तहत मैंने शुरुआत की है गवर्नर जनरल और वायसराय की, और यहाँ से निरंतर आपको जो है गवर्नर या गवर्नर जनरल से संबंधित जो वीडियोस है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बंगाल के गवर्नर। एक दृष्टि में हम समझेंगे कि बंगाल के कौन कौन से गवर्नर थे और उनके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि ये ग्राफ चार्ट बना हुआ है। यहाँ इस तरफ गवर्नर हैं, ये कार्यकाल हैं, और इस तरफ इन गवर्नर के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की हुई है। ठीक है, तो हम सिर्फ उतनी ही यहाँ पर बातें मेंशन किए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और यहाँ पर नहीं भी हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं भी है तब भी मैं उनको बताऊँगा, क्योंकि किसी घटना को अगर पूरी तरीके से हम समझते हैं तो हमें उससे संबंधित फैक्ट याद हो जाते हैं। बहुत बार जो है लोगों की ये सवाल रहते हैं कि हमें याद नहीं होता। याद इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप पूरी तरीके से तथ्यों को रटने की कोशिश करते हैं। तथ्यों को रटिए मत, बल्कि उन तथ्यों से संबंधित घटनाओं को अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। जैसे एक एग्जांपल में अगर मैं लूँ तो अब जब आप फिल्म देखते हैं, पूरी 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, तो आपको पूरी कहानी याद हो जाती है। उस कहानी के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। और कई बार तो स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि उस फैक्ट को, उस समय की चीज़ को कैसे याद करें। तो फिल्मों में आपने देखा होगा, जो फिल्म देखने वाले होते हैं वो कई बार आपको बता देंगे कि इतने समय, इतने घंटे बाद, इतने मिनट बाद जो है ये चीज़ हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को याद रखना है तो उस तथ्य से संबंधित जो घटनाएं हैं वो अगर आप पढ़ लेते हैं, उस पूरी कहानी को समझ लेते हैं, तो उसके हर एक पात्र को, उसके हर एक एंगल को, आप उसके हर एक आयाम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर उन घटनाओं का भी जिक्र करेंगे जो यहाँ दिए गए तथ्यों से संबंधित है। तो अगर आपको उस घटना का तथ्य याद रखना है, उसका समय याद रखना है, तो उस समय की घटना को आपको याद रखना पड़ेगा। ये तरीका होता है फैक्ट को याद करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले गवर्नर। तो सबसे पहला गवर्नर जो था लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव के पहले क्या था? लॉर्ड क्लाइव के पहले एक ड्रेक नाम का व्यक्ति था जो बंगाल में शासन कर रहा था, और इसी के दौरान कई सारे छुटपुट जो घटनाएं होती हैं, युद्ध होते हैं, चाहे वो पुर्तगालियों से अंग्रेजों के युद्ध हों, डचों से युद्ध हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं चिंसुरा एक जगह थी और वहाँ पर बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेजों के बीच में। तो बेदरा के युद्ध में क्या हुआ था, ये निर्णायक युद्ध साबित होता है, जहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि डचों को पराजित कर दिया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किस युद्ध में डचों को पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाता है भारत में, तो वो आपका बेदरा का युद्ध था 1759 ईस्वी में ये चीज़ होती है। ठीक है, और ये लॉर्ड क्लाइव के समय में होती है। हालांकि उसके पहले भी कुछ घटनाएं होती थी जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि अपने युद्ध कौशल को, अपने सेनापति के कौशल को, अपने दिमाग को, शार्प माइंड का इस्तेमाल करके कई सारे छोटे छोटे जो घटनाएं थी उनको, कई छोटी छोटी जो युद्ध थे उनको जीता था। और यही एक वजह थी कि इससे प्रभावित होकर के लॉर्ड ड्रेक ने क्या किया था, बाद में इसको बंगाल का जो है गवर्नर बनाया था। तो ये जो लॉर्ड क्लाइव है, ये कह सकते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर था। ये
1757 से 1760 के बीच में गवर्नर रहा और उसके पश्चात फिर 1765 से 1767 के बीच में दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि अगर इसकी यात्राओं की बात करेंगे तो आप जब विकिपीडिया खोलेंगे तो विकिपीडिया में दिया गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने 3 बार यात्रा की थी। तो हम यहाँ यात्राओं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक गवर्नर के तहत उसने कितने कार्यकाल भारत में कितने से कितने समय तक बिताए हैं उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि इसने अगर यात्राओं की बात करें तो भारत की 3 बार यात्राएं की थी। पहली यात्रा जो है इसकी वो होती है लगभग 1753 के करीब, और ये एक छोटा सा दुकानदार बन के आता है और समझता है चीज़ों को। इसके समय बहुत सारी घटनाएं होती हैं और धीरे धीरे जो है बाद में ये क्या बनता है, बंगाल का गवर्नर बन जाता है। ठीक है, तो 1757 की डेट समय आपको जरूर याद होगा। अगर आपने आधुनिक भारत के इतिहास को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको प्लासी का युद्ध पता होगा। प्लासी का युद्ध जो कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का पहला चरण कह सकते हैं, पहला निर्णायक युद्ध कह सकते हैं, जिसमें बंगाल का जो नवाब था उसको पराजित किया गया था, सिराजुद्दौला को। ठीक है, सिराजुद्दौला के ही दरबार में आपको पता है कि मीर जाफर और कई सारे ऐसे उसके दरबारी थे जो कि सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे। अब उसके पीछे की क्या घटना है, जब आप इससे संबंधित वीडियो देखेंगे जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या तर्क थे, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं। किस तरह से धोखेबाजी दी जाती है और धोखेबाजी का कारण क्या था, सिराजुद्दौला को क्यों नहीं पसंद किया जाता था, वो सारी की सारी बातें हमने वहाँ पर बताई हुई हैं। हालांकि हम उतना ज़्यादा वहाँ पर डाइवर्ट नहीं होंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करके मीर जाफर जो कि धोखेबाज दरबारी था, सेनापति था, उसको बंगाल का नवाब बनाया अंग्रेजों ने। ठीक है, और उस समय प्लासी के युद्ध समय कौन था गवर्नर, लॉर्ड क्लाइव था। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और बाद में आपको पता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डचों को पराजित किया गया 1759 के समय में बेदरा के युद्ध में। डच पूरी तरीके से पराजित हो गए। वो यहाँ रहे लेकिन सिर्फ एक व्यापारी के तौर पर। ठीक है, वो कभी भी अंग्रेजों से दोबारा टकराए नहीं। तो ये भी घटना इसके समय में होती है। अब हम बात करते हैं जब इसका दोबारा का समय आता है 1765 से 1767। ठीक है, क्लाइव के बारे में अभी हम और थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए 1765 से 1767 के समय में क्या क्या हुआ। देखिए, ये 1760 में तो चला गया, उसके बाद जब दोबारा आता है तो दोबारा जब आता है तो बक्सर का युद्ध हुआ था। आपको पता है 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध होता है और ये भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का निर्णायक युद्ध माना जाता है, जब यह साबित हो गया कि भारत में अब अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजों के विरोध में खड़ा होने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य को माना जाता था, तब तक ही माना जाता था कि हालांकि वो उत्तरवर्ती शासक जरूर थे, मुगल उत्तरवर्ती शासक जो कि उतना अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर की तरह नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा वर्चस्व था, एक नाम था कि हाँ मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का शासक था शाह आलम। ठीक है, और इसके साथ साथ अवध के जो नवाब थे वो भी थे और साथ साथ में बंगाल के जो शासक थे वो भी थे। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में होता है, 22-23 अक्टूबर को होता है, उसमें पूरी तरीके से जो है पराजित कर दिया जाता है। किसको? जो संयुक्त सेना थी शाह आलम द्वितीय की और आपके जो अवध के नवाब थे। और आपको पता है कि यहाँ पर फिर जो है संधि भी होती है। तो युद्ध के समय लॉर्ड क्लाइव भारत में नहीं था। अगर युद्ध के समय बात करें कि बक्सर के युद्ध के समय कौन था, तो उस समय हेनरी विंस्टीटार्ट था। ठीक है, हेनरी विंस्टार्ट 1760 से 1764 के दौरान। तो ये हम आगे बात करने वाले हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव नहीं था। याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और आप इसमें गलत भी कर सकते हैं। तो बक्सर के युद्ध के समय हेनरी विंस्टार्ट था और जब बक्सर का युद्ध हो जाता है उसके तुरंत बाद लॉर्ड क्लाइव का पुनः आगमन होता है भारत में। और फिर क्या होता है, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि जो है वो शुजाउद्दौला, देखिए वो सिराजुद्दौला था जो प्लासी के युद्ध में लड़ा, लेकिन ये जो शुजाउद्दौला था ये, और इसके बाद जो है मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय, इनके साथ इलाहाबाद की संधि की गई। 2 संधियां होती हैं, एक शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के साथ जो मुगल था उसके साथ की जाती है, और एक संधि जो है वो शुजाउद्दौला के साथ में की जाती है जो नवाब था। तो अब इन दोनों के बीच में संधि कैसी थी? इन दोनों के बीच में संधि ये थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है
वो छीन करके अंग्रेज ले लिए, किससे? शाह आलम द्वितीय से। और निजामत का कार्य, निजामत का कार्य का मतलब होता है जो प्रशासनिक कार्य है, जो शांति स्थापना का कार्य है, जो जनता की देख रेख का कार्य है, वो सौंप दिया, वो भी अंग्रेज लेते हैं। लेकिन बाद में वो असमर्थ अपने आप को दिखाते हैं कि हम निजामत का कार्य अर्थात प्रशासन चलाने का कार्य नहीं कर सकते, तो उस समय के नवाब नजमुद्दौला को वो दे दिया जाता है। तो एक तरीके से अब यहाँ पर भले ही नजमुद्दौला प्रशासन का कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पास जो है, उसके पास दीवानी अर्थात राजस्व वसूली के कार्य नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं आएगा तो किस तरीके का वो राजा होगा, किस तरीके का नवाब वो होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पूरी तरीके से अंग्रेजों का ही शासन था। लेकिन अंग्रेजों ने उत्तरदायी जो कार्य था अर्थात जो जवाबदेही वाला कार्य था, जो देख रेख जनता की करने वाला काम था, जो प्रशासन का कार्य था, वो नहीं लिया, बल्कि धन वसूलने वाला, राजस्व वसूलने वाला दीवानी जो है वो प्राप्त कर ली। धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती है कि लोगों ने जो है ये जो शासक थे उनको अपना नवाब मानना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी, उसके पास शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे में इस दौरान ये जो है 1764 ईस्वी में जो हुआ था इलाहाबाद की संधि, उसके जस्ट बाद ये आता है और ये क्या करता है, द्वैध शासन लागू किया। तो द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन का मतलब यही है कि एक तरफ प्रशासन का कार्य और दूसरी तरफ जो है वो दीवानी या राजस्व वसूली का कार्य। तो दो तरीके से काम हो रहा था। एक व्यक्ति देख रहा था प्रशासन का कार्य और अंग्रेज जो है वो राजस्व वसूली का काम देख रहे थे। तो यहाँ पर दो तरीके का शासन चल रहे थे, एक नवाब का शासन चल रहा था, दूसरा अंग्रेजों का शासन चल रहा था। इसी को बोला गया द्वैध शासन। और लियोनल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो राजस्व सुधार के नियम को भी इसने अपनाया था और द्वैध शासन भी इसके समय में लागू किया गया था। अब द्वैध शासन मैंने बता दिया कि क्या था, जब प्रशासन का कार्य और राजस्व वसूली का कार्य अर्थात शासन चलाने का काम कोई और करेगा, धन वसूली का काम, वित्त का काम कोई और करेगा, और दो लोग इस तरीके से किसी एक जगह पर शासन करते हैं तो उसे द्वैध शासन कहा जाता है। इसके बारे में लॉर्ड क्लाइव के बारे में पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा है, इसको कहा है भविष्य का अग्रदूत। तो ये बात सत्य भी साबित होती है। अगर भारत में बाद में अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया और कई सौ वर्षों तक अगर भारत में शासन किया, तो उसका प्रेरणा स्रोत, उसका सूत्रपात जो है वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ही इतना तेज बुद्धि था, इतना शार्प माइंड था। हालांकि उसने बहुत सारे ऐसे कुकृत्य किए जिससे देश की जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और इसके साथ ही साथ इसने देश को इतना लूटा कि देश को खोखला ही कर दिया था। और इसने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि बाद में ये धन ही इसकी मौत का कारण भी बनता है। ठीक है, और इसकी धन वसूली और इतना धन लूटने की वजह से ही जब ये इंग्लैंड लौट करके जाता है तो वहाँ भी इसका विरोध होता है। ठीक है, तो पर्सिवल स्पीयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा इसी वजह से, क्योंकि बाद में इसी के नक्शे कदम पर चल करके आगे बाकी के अंग्रेजों ने कार्य किया था। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। ये जितने भी युद्ध लड़ता था वो जल्दी से हारता नहीं था, इस वजह से इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। इंग्लैंड में जाकर के बाद में इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इसकी आत्महत्या के बारे में संशय है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई जांच नहीं बैठी थी, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और ये अपने कमरे में जो है बंद जो है मौत इसकी हो गई थी, ये मरा पड़ा हुआ था। हाँ, ये जरूर पता चला था कि इसने अपनी गर्दन जो है, इसकी गर्दन कटी हुई थी। अब गर्दन इसने खुद काटी थी या कौन काट गया, लेकिन संकेत यही दिए जाते हैं कि अवसाद से पीड़ित था। ये जब भारत में था तो कई बार इसने आत्महत्या का प्रयास किया था। और उसके बाद जब वहाँ जाता है, चूँकि ये अफीम भी काफ़ी लेता था और उसके बाद इसको पित्ताशय की पथरी भी थी उस दौरान, तो इलाज नहीं मिला होगा, इसको दर्द भी होता था। तो कहते हैं इसने अफीम अधिक मात्रा में लेता था उस दर्द को खत्म करने के लिए, दर्द को समाप्त करने के लिए। और ये अवसाद से भी पीड़ित था। अवसाद का मतलब ये बड़ा ही डिप्रेशन में रहता था, टेंशन में रहता था, इसलिए बाद में इसने आत्महत्या कर ली। ऐसी सारी घटनाएं इसके बारे में बताई जाती हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड में जाकर के इसने क्या किया, आत्महत्या कर ली लॉर्ड क्लाइव ने। और एक कारण ये भी बताया जाता है कितना सारा पैसा लेकर के आया था कि इसके भाइयों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने कहा कि तुम तो भाई भारतीयों, जब अकाल पड़ा था उस समय भी तुम भारतीयों को लूट रहे थे, कितनी गलत बात है। जब भारत में लोग भूखों मर रहे हैं उस दौरान भी इसने लोगों को लूटा था। और जब ये वापस जाता है इतना सारा धन लेकर के, वैभव लेकर के, तो लोग इससे जलते हैं, लोग इसके ऊपर गुस्सा होते हैं कि आप ऐसे आए हो पैसा लेकर के लूट के। तो ये अवसाद में चला जाता है और उसकी वजह से इसने अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, अगला आता है गवर्नर हॉलवेल। 1760 ईस्वी में ये स्थानापन्न गवर्नर बना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके समय की है कि ब्लैक होल की घटना।
बस इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी, किस गवर्नर की, तो हॉलवेल के समय में हुई थी। और ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला ने जब विक्टोरिया में आक्रमण किया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय क्या है कि उस समय हॉलवेल के पास सिर्फ 200 सैनिक थे, बाकी जो है छुप के इधर उधर भाग गए थे, नदी के सारे नाव के सारे इधर उधर भाग गए थे जब उसने अटैक किया था। 200 के करीब जो है बचे थे, तो उसमें से 146 लोगों को वहां एक विक्टोरिया महल में एक पुराना सा कमरा बनाया गया था, छोटा सा, जो 18 बाई 14 का था, बहुत ही छोटा था। तो वो कमरा छोटे छोटे जो अपराधी थे उनको दंडित करने के लिए, और उसमें थोड़ा सा रोशनदान, बहुत ही छोटा रोशनदान था, वो उसको बनाया गया था ताकि कुछ जो छोटे अपराधी उनको दंडित किया जाए उसमें बंद करके। लेकिन क्या पता था कि ये जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ है लोगों को दंडित करने के लिए, ये इन्हीं के लिए काल बन जाएगा। और 146 जो अंग्रेज थे, जिसमें बहुत सारी स्त्रियां और बच्चे भी थे, ऐसा कहना है हॉलवेल का, और हॉलवेल खुद उसमें शामिल था। 146 में से इनको कमरे में बंद कर दिया जाता है, 1756 की बात है, जब इनको कमरे में बंद कर दिया जाता है। और इस कमरे का नाम पहले से ही ब्लैक होल था, ठीक है, ब्लैक होल इस कमरे का नाम था। अब जब इसमें बंद कर दिया जाता है, तो अगले दिन जब खोला जाता है कमरे को, तो उसमें से बोला जाता है कि सिर्फ 23 लोग बचे थे और 123 लोग जो हैं वो मर गए थे। तो इसको काफ़ी इतिहासकारों ने कहा है कि ये संदिग्ध है, ये सब बात नहीं है, ऐसी घटना सत्य नहीं है। हालांकि ये बताया जाता है कि हॉलवेल ने इस घटना का पूरी तरीके से वर्णन किया था, और ये वर्णन इसलिए किया था इसने क्योंकि ये बच गया था। इसने कहा था कि मैं बच गया हूँ, वो इस तरीके से ये घटना थी। तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन अगर किसी ने किया था तो वो हॉलवेल था, इसी के समय जो है ये घटना हुई थी। अगला गवर्नर है हेनरी विंस्टार्ट, 1760 से 1765 ईस्वी का समय है, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। तो इसके बारे में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था, और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, और आपको पता है कि 1765 तक ये रहता है। और 1765 के बाद हेनरी विंस्टार्ट के बाद दोबारा लॉर्ड क्लाइव को 1765 में बुला लिया गया था गवर्नर बना करके, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए, मैंने पहले इसको बता दिया है। अगला है हेनरी वेरेलस्ट, 1767 से 1769 ईस्वी का इसका कार्यकाल है, और द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। तो जब द्वैध शासन यहाँ पर लागू था और ये वापस जब लौट जाता है, उसके उपरांत हेनरी वेरेलस्ट आता है, और द्वैध शासन इसके समय में चल रहा था। अर्थात द्वैध शासन किसके समय में? द्वैध शासन लागू तो कर गया लॉर्ड क्लाइव, लेकिन द्वैध शासन चला किसके समय? हेनरी वेरेलस्ट के समय। जब ये वापस चला जाता है तो इसको गवर्नर बनाया जाता है, हेनरी वेरेलस्ट को, और 1767 से 1769 ईस्वी तक जो है इसने यहाँ पर गवर्नर के रूप में काम किया। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। अगली बात है जॉन कॉर्टियर, अगला एक गवर्नर आता है जो 1769 से 1772 ईस्वी में रहा, जॉन कॉर्टियर। और इसके समय की जो घटना है इंपॉर्टेंट, वो है 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, और ये आधुनिक भारत का प्रथम अकाल था। अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो ये प्रथम अकाल था जो किसके समय में पड़ा था? जॉन कॉर्टियर के समय में। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अगला है वारेन हेस्टिंग्स, 1772 से 1785 ईस्वी में आता है, और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और बंगाल में द्वैध शासन इसी ने समाप्त किया था। जब ये द्वैध शासन जो लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने, इसको किसने समाप्त किया? इसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसके बारे में हम बाद की जो वीडियो हैं, जिसमें हम बात करेंगे पूरी तरीके से वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। हालांकि पहले सारे गवर्नर थे, लेकिन ये अंतिम गवर्नर था। तो याद रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो लॉर्ड क्लाइव। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भी उसका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा। तो यहां पर हमने बंगाल के गवर्नर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।